स्कूल टाइम में जब कोई रिलेटिव घर पे आते हैं और आप इंडिया की सारी स्टेट्स की कैपिटल सुना देते हो या कोई और चार अच्छे फन फैक्ट्स जीके के फैक्ट्स बता देते हो, तो रिलेटिव क्या बोल के जाते हैं, अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको आईएएस की प्रिपरेशन करवाएं, इसको आईपीएस की प्रिपरेशन करवाएं। और इस तरह से सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सीड्स भरे जाते हैं कि इंटेलिजेंट है तो आईएएस की प्रिपरेशन करो। दूसरा क्या है कि कई बार हम कुछ मूवीज़ देखते हैं तो उसमें देखते हैं जो हीरो है मेन वो आईपीएस है या आईएएस है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, या फिर कोई रिलेटिव होते हैं, कोई जान पहचान के होते हैं। आजकल यूट्यूब के ऊपर इतने सारे शॉर्ट्स आ जाते हैं या वीडियोस आ जाती हैं, आपको लगता है यस आई वांट टू बी वन ऑफ देम, तो बड़ा अच्छा है, मोटिवेशन तो बहुत अच्छी है। बट जब तक हमें इस एग्ज़ाम का सिलेबस ही क्लियर नहीं होगा कि ये पैटर्न तो ठीक है कि आपको क्लियर हो गया कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, पर उसके अंदर एग्जाम में आता क्या है, जब तक हमें ये नहीं क्लियर होगा और हम कुछ और ही पढ़ते जाएंगे तो फिर हम जिसको बोलते हैं ना कि विल नॉट बी एबल टू हिट द बुल्स आई, हम उसको जो एग्जैक्ट जो डिमांड है पेपर की हम उसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें फेवरेबल रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको आईएएस की तीनों स्टेजेस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तीनों स्टेजेस की जो है प्रिपरेशन के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि इसका क्या सिलेबस है और इसकी तैयारी के लिए हमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज की वीडियो से आपको एक और हेल्प होगी। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जब आप आईएएस की प्रिपरेशन करते हो तो आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना है, जो कि बिल्कुल सही बोला जाता है। न्यूज़पेपर रीडिंग एक जो बडिंग आईएएस एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत अच्छी हैबिट है, आप रेगुलरली पढ़ें। आजकल एक चीज़ हो गई है, कल्चर हो गया कि इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स जो हैं वो लास्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की या बहुत सारे बाकी पब्लिकेशंस की मैगजीन्स पढ़ते हैं, वो उतना हेल्दी नहीं है, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट फॉर अ रीज़न। और एक बहुत अच्छी बात क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी पब्लिकेशंस हैं वो ऐसा क्लेम भी नहीं करते हैं कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ें और इसको पढ़ें, वो खुद ही उसको सप्लीमेंट्री नोट्स या कंपाइलेशन के नाम से उसको देते हैं कि भाई न्यूज़पेपर तो आप पढ़ें। ओवर एंड अबव अब आपको पूरा न्यूज़पेपर जो है उसके पूरी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो वाला लेबर वाला काम हमने कर दिया, आप न्यूज़पेपर पढ़ें। एनीवेज, अब न्यूज़पेपर भी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें से मैं क्या पढूं, क्या छोड़ूं, किस तरह से कौन सी चीज़ को जो है मैं बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज करूं, इसके लिए भी स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है जब वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो शुरू में कई स्टूडेंट्स को मैं मिलता हूँ 3 घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 4 घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और सच में पढ़ रहे हैं डिलीजेंटली, पर उनको पता ही नहीं लग रहा है कि क्या पढूं क्या ना पढूं। इसके लिए भी आज का लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज जब आपको किसी एग्जाम का सिलेबस पता होगा तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये चीज़ मेरे काम की है, ये चीज़ मेरे प्रीलिम्स के काम की है, ये मेंस के काम की है, ये जनरल स्टडीज़ 1 में आएगी, ये जनरल स्टडीज़ 2 में आ सकती है। इस कोड को, इस डेटा को, ये जो कोई आर्टिकल आया है इसके अंदर बहुत सारा डेटा प्रोवाइडेड है, ये सारे फैक्ट्स को मैं एक दिन एस्से में लिख के आ सकता हूँ। दिस सीम्स लाइक अ गुड फॉर्डर फॉर मी टू हैव इट विद मी कि एक दिन मैं इसको वॉलंटरली आंसर्स में लिख के आ सकता हूँ। कोई बहुत अच्छी कोई केस स्टडी है, हाँ एक दिन मेरा इंटरव्यू भी तो होगा, उस दिन अगर मुझे इस बारे में पूछेंगे तो मैं इंटरव्यू में कोट कर सकता हूँ। सो यू विल बी एबल टू रीड द पेपर मोर इंटरएक्टिवली। ऑल्सो जब हम बेसिक्स तैयारी भी करते हैं तो आईएएस की तैयारी तकरीबन 1 साल से तो ज़्यादा ही ले जाती है। तो जब हम वो तैयारी भी करते हैं तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट को मैं कितना पढूं, क्योंकि एंड तो किसी सब्जेक्ट का नहीं है और हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी तो नहीं करनी है, उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पढ़िए। आईएएस बनने के बाद में भी पढ़ते तो रहोगे आप। मैं कितनी हिस्ट्री पढूं, कितनी ज्योग्राफी पढूं, कितनी इकोनॉमी पढूं, कितनी पॉलिटी पढूं, फिर हिस्ट्री में भी मैं कितना टाइम एंशिएंट हिस्ट्री को दूं, मिडिवल हिस्ट्री को दूं, मॉडर्न हिस्ट्री को दूं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री को दूं, वर्ल्ड हिस्ट्री को दूं, ये सारी जो कॉल्स हैं मैं किस बेसिस पर ले सकता हूँ। इसके 2 ही बेटर क्राइटेरियाज हैं, एक है मुझे सिलेबस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो और दूसरा पास्ट ईयर पेपर्स। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस की। आप सबको अब प्रीलिम्स का तो क्लियरिटी है कि प्रीलिम्स में एक जनरल स्टडीज़ का एग्जाम होता है जो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जनरल स्टडीज़ एग्जाम का जो पैटर्न है, इसका क्या सिलेबस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि इसी एग्जाम ने डिसाइड करना है कि आपको मेंस की कॉल आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये जो एग्जाम है, अब जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है उसमें तो कुछ इस तरह से
सिलेबस लिख देते हैं कि पहला करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो नॉर्मली अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखें तो ऐसे होता है कि अगर ब्रिक्स की मीट हुई है फॉर्तलाजा में तो आ जाएगा कि यार फॉर्तलाजा वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, तो इस तरह से प्लेसेस भी आती हैं। अगर इजराइल का और सीरिया का कुछ इशू चल रहा है गोलन हाइट्स के ऊपर तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हुआ है तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये एक बहुत मैक्रो टर्म है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर। इसका डिफरेंस क्या है, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए उनको समझना है कि एक तो हो गई हमारी हिस्ट्री कि हाँ चलो ठीक है जी, एक प्री हिस्टोरिक टाइम था, फिर प्रोटो हिस्ट्री आ गई, हड़प्पन टाइम्स आ गए, फिर उसके बाद में वैदिक एज आ गई। इस तरह से आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे। पर उस समय या आप आगे आगे हिस्ट्री पढ़ते रहते हो, उस समय के मेजर टेक्स्ट कौन से हैं, आर्किटेक्चर कैसा था, पेंटिंग्स कैसे डेवलप हुई और थिएटर फॉर्म्स क्या थे, लोगों का जो है लैंग्वेज मेजर कौन सी यूज होती थी। इस तरह से जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उस समय की हिस्ट्री का, मेजर जो है प्रोफेशन क्या था लोगों का। तो हम सिर्फ किंग्स एंड किंगडम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री नहीं पढ़ते यहाँ पर। यूपीएससी में आपको आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस फॉर्म्स कैसे डेवलप हुई, मेजर इंडिया की क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन सी हैं, उस तरह से भी आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तो है ही, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। इसको हम बहुत डिटेल में देखते हैं। कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया से लेकर और फ्रीडम ऑफ जो 1947 में जो इंडिया ने फ्रीडम अटेन की वहां तक की हिस्ट्री। यहाँ से आपको रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चंस आने ही हैं। फिर है हमारे पास में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी से मतलब क्या है, कुछ फिनोमिनाज हैं जो साउथ एशिया में ज़्यादा देखे जाते हैं या वहीं पर देखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मॉनसून। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अब से मान लो धरती घूम रही है, ये इंडिया स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। या फिर हम आपको करवाएंगे ओशियन करंट्स जैसी चीज़ें, ओशियंस के बीच में क्या है, पानी का करंट्स कैसे हैं, जो प्लानिटरी विंड्स चलती हैं वो उनके क्या वो हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या फिनोमिनाज हैं, तो वो भी आपसे पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिजिकल में। और इंडिया का तो इंडिया की ज्योग्राफी तो पूछी जाती है। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको लिख देंगे कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि इंडिया में फ्लोटिंग आइलैंड्स जो हैं वो किस स्टेट में मिलते हैं। आपको ये भी पूछ लेंगे कि कोहिमा से कोट्टायम अगर जाना है तो मिनिमम कितनी स्टेट्स तो मेरे को क्रॉस करनी ही पड़ेंगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। और फिर इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न, हिमालयाज, इंडस, जो सदर्न हमारी रिवर्स हैं, सदर्न इंडिया की, डेक्कन इंडिया की, उनके ऊपर क्वेश्चंस। तो इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आती है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, आज मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स की, कि इंडियन ज्योग्राफी जो है ये ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, ज़्यादा इसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं थोड़े ज़्यादा आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये देखा गया है कि क्वेश्चंस तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों से आते हैं। पर मॉडर्न के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपके ठीक हो जाते हैं। एंशिएंट मिडिवल में बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी पढ़ने के बाद में भी 2 क्वेश्चंस वो फिर ऐसे पूछ लेते हैं जो हमें फिर नहीं पता होते। तो इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत बार ये रिकमेंड किया जाता है कि अपनी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से अपने टिप्स पे रखिए, क्योंकि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग दैट करेक्ट इज हायर कंपेयर टू से मिडिवल एंड एंशिएंट, बट देयर इज नो सच थंब रूल। किसी की एंशिएंट या मिडिवल भी बहुत अच्छी हो सकती है। एंड सिमिलरली हियर देन जब भी बच्चे आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं तो उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एक सबसे पहले जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक राइट्स एटसेट्रा। अब यहाँ पर यार ये एटसेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चंस नहीं आते। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ राइट्स, आइडिया ऑफ ड्यूटीज। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपसे पूछेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं, वो ये भी पूछेंगे कि इन 4 स्टेटमेंट्स देंगे कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से लिबर्टी या फ्रीडम का डिफरेंस बेस्ट कौन सी स्टेटमेंट बता रही है।
इस तरह के तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सिमिलरली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चंस नहीं आते, आपसे नॉर्मली जो एवरीडे प्रैक्टिकल पॉलिटी है उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी का डिफरेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो है पूरा पोर्शन है। देन उसके बाद में इधर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड ब्ला 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 ब्ला। अब यहां पर भी इसको हम मोटा मोटा हम बोल सकते हैं इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज के ऊपर हमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। इकोनॉमी जो है उसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आते हैं। सिलेबस जो है इकोनॉमी का वो लिमिटेड है, तकरीबन 20 के आसपास चैप्टर्स हैं। अगर आपने वो अच्छे से किए हुए हैं तो बेस्ड ऑन योर नॉलेज जितनी आपके उन 20 चैप्टर्स के अराउंड में डेवलप हो जाती है, आप वो वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर पाते हो जो आपको कहीं और से आ जाए, बिकॉज आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर अच्छी है तो। हालांकि ये सारी चीजों के लिए ट्रू है। वन थिंग दैट मेक्स यूपीएससी एग्जाम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम्स इज दैट यूपीएससी एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। छोटी छोटी चीजों के रट्टे लगाना जो है वो यूपीएससी में नहीं आएगा। आपसे स्टेट्स की कैपिटल्स नहीं पूछी जाएंगी, आपसे ऐसे रिवर्स के नेम्स नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाता है, अगर रिवर्स पे क्वेश्चन आता भी है तो ऐसा आता है कि यार इसका जो है इस रिवर का कोर्स क्या है, ये इंडिया में कहाँ से एंटर कर रही है और या इंडिया में कहाँ से जा रही है, तो इस तरह से। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में हम भी आपसे डिटेल में डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक सर्वे, बजट ऑफ इंडिया, मेजर जो इकोनॉमिक फिनोमिना चल रहे होते हैं पूरा साल, जो आप न्यूज़पेपर में इकोनॉमी और फाइनेंस वाला पेज जो पढ़ते हो उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल से इस तरह के जो टॉपिक्स हैं कि बैंक्स ने बहुत सारा लोन दिया कंपनीज को पर कंपनीज वापस नहीं कर पा रही हैं, तो अब कंपनीज भी नुकसान में हैं और बैंक्स भी नुकसान में हैं, तो अब जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गई है, इसका क्या करना है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन उसके बाद में ऑफ लेट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं पिछले, मतलब ऑफ लेट से मेरा मतलब है पिछले 7-8 साल से। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर बच्चे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी जब आपकी अच्छे से तैयार होती है तो साथ साथ में आप इकोलॉजी भी अच्छे से तैयार करते हो। बेसिक इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम फॉरेस्ट टू टॉपिक्स लाइक पॉल्यूशंस, एंड देन देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशंस ऑन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं उनको आप डिटेल में यहाँ पर करते हो, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लिखा तो जनरल साइंस है, नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा है, बट ऐसा देखा गया ट्रेंड कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि प्रेशर कुकर के ऊपर जो गैसकेट लगाई होती है वो क्यों लगाई होती है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सन जो है वो ब्लू दिख रहा है, रिले इफेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। बट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, या आजकल जैसे से चैट जीपीटी है, एआई है, मशीन लर्निंग है, जो इस तरह की चीज़ें, मेटावर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, वायरसेस चल रहे होते हैं, मॉलवेयर वगैरह जो है, इस तरह की चीज़ें, डेटा के ऊपर, लोकलाइजेशन के, मतलब जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना, चाहे वो रोबोटिक्स की हो या वो इसकी बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, नियर फील्ड टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। बट जनरल साइंस से भी आ सकते हैं, लेकिन जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल की ही जनरल साइंस आपको करनी है। आपको PCM जो हम +1 +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सारे जो हैं ये टॉपिक्स हमें करने हैं। अब ये ना देखने में तो बहुत अचीवेबल लग रहा है भी, बट अगर मैं वैसे आपको बोलूं तो हिस्ट्री का क्या है, कोई एंड नहीं है, ज्योग्राफी का कोई एंड नहीं है, पॉलिटी का कोई एंड नहीं है, इकोनॉमी का कोई एंड नहीं है, जनरल साइंस का कोई एंड नहीं है, इस तरह से। और करंट अफेयर्स, कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो ये जो पेपर है ये बहुत चैलेंजिंग इस वजह से है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, उसको मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया और चलो जी अब मेरा एग्जाम होगा तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कराऊंगा। यहाँ पर उस दिन आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स आपके सामने पेपर में हो सकते हैं कि आपने 1-2 साल से तैयारी की, फिर भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही, यू आर रियली स्ट्रगलिंग कि यार ये आया कहाँ से है। बट वैसे तो हम आपको आगे जाके ट्रेनिंग देंगे ही, पर मैं एक चीज़ आज ही क्योंकि मैं मेंशन कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन पे ना सिक्योर फील करना होता है।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, बिकॉज उस दिन ना, जिस दिन आप पेपर देने जाते हो, आपको पता होता है कि यार एक सेकेंड, मैंने ना सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, फिर किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी मुझे कुछ पढ़ाया, और उस समय बहुत सारे और भी बच्चे थे, उनको भी मैंने देखा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी यही पढ़ा। कोई भी टॉपिक लगा लो, आप ज्योग्राफी का लगा लो, कि यार मैंने सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, रेफरेंस बुक्स पढ़ी, इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े, बहुत सारे ज्योग्राफी के मॉक्स भी दिए, इतने सारे आंसर्स भी लिखे, और मेरे को आज 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ। अब अगर ये क्वेश्चन जो मेरे सामने है, ये अगर मुझे सुना सुना भी नहीं लग रहा है, तो यार जिसको ये क्वेश्चन आता है, गुड फॉर हिम। ये क्वेश्चन जो है, मैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर सिक्योर फील करना है कि यार ये क्वेश्चन जो है टेढ़ा है, मेरे को घबराना नहीं है, और मेरे को आंखें बंद करके तुक्का नहीं लगाना। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं है तो उस क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करो। एज आई सेड कि ये देखो कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, और कट ऑफ जो है वैसा तो है नहीं। अगर 200 नंबर का पेपर है, 87, 88, 95, 100 ऐसी कट ऑफ जा रही है, तो अपनी प्रिपरेशन जो है उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। बट ये भी नहीं है कि आप कुछ पढ़े भी नहीं, अच्छे से तैयारी भी नहीं की, और उस दिन पेपर में बैठे और लगा कि अच्छा मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है, पढ़ना है और फिर कॉन्फिडेंटली पेपर देना है। उस दिन घबरा घबरा कर पेपर नहीं देना कि यार इसका तो सिलेबस पता नहीं इतना सारा है, पता नहीं कहाँ से आ गया, ये सबको आता होगा, मुझे नहीं आता होगा। ऐसा नहीं होता कि सबको आता है और आपको नहीं आता। उस दिन अच्छे से पेपर देना। ये तो है बच्चे हमारा पेपर नंबर 1, जिसके बेसिस पे आपको मेंस कॉल आएगी। फिर दूसरा है हमारे पास ये CSAT का पेपर। ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब इन्होंने तो बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं बेसिक बोलूँ तो 3 चीज़ें इस पेपर में आती हैं। पहली, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज लिखे होते हैं, उन पैसेजेस को पढ़कर बेस्ड ऑन दोज पैसेजेस हमें कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, जैसे छोटे होते स्कूल में करते आ रहे हैं। ठीक। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग के वही कि इस तरह के क्वेश्चंस कि एक पर्सन है, वो एक डायरेक्शन में 5 किलोमीटर्स गया, फिर वो राइट मूव कर गया, फिर वो उस डायरेक्शन में इतने किलोमीटर्स गया, फिर वो लेफ्ट मूव कर गया, फिर वो उस डायरेक्शन में इतने किलोमीटर्स गया। अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि A इज B इज मदर, B इज C इज ग्रैंडसन एंड C इज D इज नेफ्यू, एंड देन हाउ इज A रिलेटेड टू D। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको। सिमिलरली मिसिंग वर्ड जो है उसको भी, या मिसिंग लेटर को आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर कोई भी शेप्स जो हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा आपको क्वेश्चन यहाँ पर आता है बच्चे जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी के ऊपर, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह के जो बेसिक से जो टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस इसके ऊपर आ जाएगा, ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो बेसिक रीजनिंग है। बट यहाँ पर भी ना मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हो, तो ऑफकोर्स किसी चीज़ को आप इतने अच्छे तरीके से चाह रहे हो, तो हम ना थोड़ी सी हमारे अंदर सेंस ऑफ डेस्परेशन आ जाती है। पेपर से 2-3 महीने पहले हमें क्या लगने लग जाता है कि यार ये जो पेपर है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा CSAT ही क्लियर ना हो, और क्या पता सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के आ जाएं, इतने सारे क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आ जाएं, जो इसके भी बहुत सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं ना, आप उनके बारे में सोच के घबराते रहते हैं। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग अगेन कि यार ये पेपर ना क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब मुझे आउट ऑफ 267 से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। दूसरी चीज़, अगर एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ गया और मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, अगर एक क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आ गया और मुझे वो स्कूल में भी नहीं समझ आया था और मुझे नहीं आता, तो ना सही, उतना ही टाइम मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर लगा रहा हूँ, पढ़ी जा रहा हूँ। अगर मेरे पास इतना ही टाइम है तो भाई मैं 4 क्वेश्चन पॉलिटी के ज़्यादा पढ़ लूँ, मैं यहाँ पर एनवायरनमेंट थोड़ा और रिवाइज कर लूँ, मैं इकोनॉमी पढ़ लूँ, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लूँ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सो मच टू कवर। तो इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत, अपने टाइम को बहुत जुडिशियसली इन्वेस्ट करना है। जो सबसे बड़ा टास्क होगा आपका, ये एग्जाम जो है 50% क्लियर है अगर आपने एक चीज़ सोच ली कि यार आज जिस दिन से मैंने सोचा कि मैंने तैयारी करनी है, उस दिन से लेकर और इंटरव्यू वाले दिन तक मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिबली यूज़ करता हूँ। टाइम ही सब कुछ है इस प्रिपरेशन में। एवरेज अगर आपका IQ रहा है
कोई आप जो बहुत इंटेलिजेंट थे वो चले गए MIT और कहीं 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 कहीं, ठीक है, तो वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो बहुत कम इंटेलिजेंट हैं वो वैसे तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। आप जो हो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं, अबव एवरेज, बहुत अच्छे बच्चे, वो बच्चे अगर बहुत ध्यान से, ढंग से, जुडिशियसली अपना टाइम इन्वेस्ट कर कर अगर इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक बात, आई होप आपको क्लियर हुआ प्रीलिम्स का सिलेबस। फिर हम आते हैं मेंस के सिलेबस के ऊपर। मेंस का भी आपको पैटर्न सारा समझ आ गया। कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज होती है, एक आपको चूज करनी होती है, फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी होती है, एसए, GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। ये मतलब एक ही ऑप्शन के 2 पेपर होते हैं। तो आज मैं ऑप्शनल की तो आपसे बात नहीं करूंगा, विल टॉक अबाउट दिस पेपर्स। सबसे पहले जनरल स्टडीज 1। अब यहाँ पर भी मैंने कुछ टॉपिक्स को येलो किया हुआ है। इसका रीजन ये है कि नॉर्मली जब आप प्रिपरेशन करते हो तो इस पेपर को इन्हीं नाम से बुलाया जाता है क्या? GS1 में हमारे पास में प्राइमरीली 3 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमें मेंस में सब्जेक्टिव आंसर्स लिख कर आने हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वो क्वेश्चन आएगा आपको कि पानीपत ही क्यों चुना जाता था लड़ाई लड़ने के लिए, उसके रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि गुप्ता पीरियड में कॉइन्स का साइज जो था उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी, जैसे इस GS1 में आती है, आपको क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली भी एक मेट्रो है, कलकत्ता भी एक मेट्रो है, कोलकाता एंड मुंबई भी है। दिल्ली में ही पॉल्यूशन की प्रॉब्लम उस तरह की क्यों है जैसी कलकत्ता और मुंबई में उस तरह की प्रॉब्लम क्यों नहीं है। इस तरह की ये सारे मैं आपसे पास्ट के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस आते हैं, हमें उनका 150 to 200 वर्ड्स एज द केस में भी, जैसा उन्होंने बोला हुआ है उतने में हमें उसका आंसर लिख के आना है। बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत अच्छा कंक्लूजन। तो इसमें GS1 में हमारा सिलेबस रहेगा इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में अगेन जैसे मैंने बोला कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, उनका हमें, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारे कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ, be it like the evolution of fashion or be it the evolution of architecture, art, architecture, dance forms, paintings, किसी भी चीज़ के ऊपर हमें क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली फिर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है, गांधी के ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया है, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। फिर एक टॉपिक है यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, 1947 से लेकर और तकरीबन वैसे क्वेश्चन तो आपको टिल डेट आ सकता है, बट तकरीबन 1992 तक का जो टाइम है उसको हम बोल रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसका रीजन क्या है, जो उसके बाद की चीजें हैं वो तो कहीं और कवर हो ही जाएंगी, अगर हमें क्वेश्चन आएगा तो हम कर ही लेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडिया बना कैसे, स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, उसके बाद में 62 की वॉर, 65 की वॉर, 71 की वॉर, इमरजेंसी इंडिया में लगी, 80s के डेकेड्स की जो मेजर डेवलपमेंट्स थी, 90s के LPG रिफॉर्म्स, वो सब हमें अच्छे से यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसको करेंगे तो हम अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है। तो आप देखो कि GS1 के लिए आपको क्या करना है, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा जो बहुत बड़ा सेक्शन है GS1 में, जो पोर्शन है, वो है सोशल इश्यूज का। सोशल इश्यूज क्या है कि जैसे कि आप देखो मॉडर्न डे में हम सब जगह जितने भी, अगर आप स्पेशली अगर इंडियन सिटीज़ में जाएंगे आप, तो हर चीज़ों की मैकेनाइजेशन होती जा रही है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, मे बी वो शायद स्ट्रगल करते हो, उनको आदत है कि यार मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूँ और एक पर्सन को ये बोलता हूँ और वो मुझे कैश काउंट करके देता है, और ये जो सारा सिस्टम है कि ऐसे बटन दबाएं, फिर ये बटन दबाएं, फिर वो बटन दबाएं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। सिमिलरली लैंग्वेज में इश्यूज होते हो, कितने सारी ऐसी मशीन्स हैं कि से मान लो वो बोल रहे हैं कि टू डू दिस प्रेस हियर प्रेस दैट, लेकिन से मान लो कि मैं एक कोई पर्सन हूँ, मुझे इंग्लिश आती नहीं, तो इस तरह से। फिर वुमेन के इशू, जो डिफरेंट जो LGBTQ लोग हैं उनके इश्यूज, एंड देन पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज। हमारे शहर बनते जा रहे हैं नए नए, लेकिन अगर आप देखोगे कि साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मेंटल हेल्थ के ऊपर, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, जो हम सब कुछ कवर करते हैं और आप भी करोगे, बट आपको पता हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं GS1 में आती हैं। तो एक दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि यार ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी,
आप देखोगे ना पूरे इंडिया का मैकडोनल्डाइजेशन होता जा रहा है, हर जगह पर मैकडोनल्ड्स हैं और लोकल समोसे की दुकान बंद होती जा रही है और उसकी जगह पे मैकडोनल्ड्स खुलता जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, अच्छा इम्पैक्ट भी है, बहुत खराब इम्पैक्ट भी है, ठीक। तो वो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। आप देखोगे कि कैसे उबर है अब और रिक्शा लोग कम कर रहे हैं या फिर ऑटो कम ले रहे हैं क्योंकि उबर है बहुत सारे शहरों में। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। देन ज्योग्राफी के भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक सेकंड, ये तो वही सारा सिलेबस हो गया जो आपने प्रीलिम्स में बताया था। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है कि ये देखो जो यहाँ पर मैंने आपको प्रीलिम्स में सिलेबस बताया है वो और मेंस का सिलेबस ये बहुत ज़्यादा ये सेम ही चीज़ है, बस मेंस का क्या है ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और इसको हम इस हिसाब से पढ़ते हैं कि एक दिन हमें आंसर लिख कर आना है। फिर प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है उसके लिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसकी तैयारी करते हैं, बट मेंस जो है उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट है, ठीक बात। इसके बाद में आ गई ज्योग्राफी, तो आपको पूरी डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी समझनी है। देन यू हैव पेपर 2। तो पेपर 1 में हमें क्या क्या आया, इंडियन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज। पेपर 2 में क्या आया हमें, इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं जो हमें कवर करनी है। पहली इंडियन पॉलिटी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कवर करते हैं, दूसरी इंडियन गवर्नेंस जो हमारी कंट्री में जैसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एमजी नरेगा स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रही है, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं पॉवर्टी को लेकर, बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर, अटल पेंशन योजना, पेंशन को लेकर, गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज जो हैं, सिटीजन चार्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कैसे मैनेज करते हैं इंडिया में, हमारी कंट्री में जो एनजीओज हैं उनके ऊपर क्या लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं गवर्नेंस रिलेटेड वो, और जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की पावर, प्राइम मिनिस्टर की पावर, फ्रॉम पार्लियामेंट टू फंडामेंटल राइट्स टू डीपीएसपीस, वो सब चीज़ें तो आती हैं, बट ओवर एंड अबव गवर्नेंस आती है। एंड थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन इन दिस पेपर इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया के अपने नेबरहुड में क्या रिलेशन है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, अफगानिस्तान एंड देन सो ऑन। फिर उसके बाद जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जैसे कि आसियान, एपेक, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट एंड सो ऑन। तो जीएस नंबर 2 क्या हुआ, वो हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस एंड पॉलिटी। तो अब आपको पता है जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे या तैयारी भी करेंगे, क्योंकि फ्रंट पेज पे मुझे क्या मिलने के चांसेस हैं, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं। गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आया ही होगा, और न्यूज़पेपर तो वैसे ही खुद से सेग्रीगेट कर देते हैं वर्ल्ड वाला पेज, कि यार ये पेज है जिसमें हम वर्ल्ड न्यूज़ दे रहे हैं, वहाँ से आपको आईआर रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और हम तो पढ़ाएंगे। तो यू अंडरस्टैंड, ये सिलेबस जब आपको अच्छे से कवर पता होगा तो यू विल बी एबल टू प्लेस इन्फॉर्मेशन। आप खबरें भी सुन रहे होंगे, अगर आप न्यूज़ भी सुन रहे हैं टीवी पर, इवन देन यू वुड बी लिसनिंग टू द न्यूज़ एंड एट द सेम टाइम यू विल बी प्रोसेसिंग कि हाँ यार ये वाली जो न्यूज़ है it will be beneficial for me in my GS2 exam or GS1 exam and so on. You understand? Now, next very interesting and very scoring paper is GS3. In this exam, in this paper GS3, first portion is Indian economy. अब अगेन इकोनॉमी वहाँ पर भी करना था, जो प्रीलिम्स की स्टेज थी वहाँ पर करना था ऑब्जेक्टिव लेवल पर, यहाँ पर करना है मेंस लेवल के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी अच्छे से सारे जो हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर, इन्फ्लेशन, जो पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री बहुत अच्छे से इस पेपर में आता है हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, वेरियस इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, फूड प्रोसेसिंग, जैसे आपने सुना होगा कुछ साल पहले इंडिया में फार्म लॉस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इंडिया का एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे होती है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कैसे होती है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का क्या सिस्टम है, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर दिस GS3। सेकेंड जो आता है आपको इकोनॉमी के बाद इस पेपर में, वो आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन आपको क्वेश्चन इसमें किस तरह के आएंगे कि यार इंडिया में अगर हम देखें हमारी इसरो जो है कितनी अच्छे शानदार स्पेस मिशंस जो है वो लॉन्च करती है, तो इंडिया के स्पेस मिशंस तो बहुत अच्छे चलते हैं, बट
इंडिया में अभी तक हम मैन्ड व्हीकल नहीं पहुंचा सके हैं। ऐसा नहीं है कि इसरो ने इस साल 5 लोग भेज दिए स्पेस में, अगले साल 10 लोग भेज दिए स्पेस में, तो कहाँ पर कमी रह रही है? हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर मैन्ड मिशन? सिमिलरली आपको क्वेश्चन आ जाएगा से कि पैंडेमिक अगर कोई हुआ है तो इंडिया उसको कैसे बेटर डील कर सकता है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड एंड सो ऑन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स रिलेटेड, जो हम आपको करवाएंगे। तो सेकंड जो पोर्शन है साइंस एंड टेक, तो कहीं ना कहीं आप सेंस कर पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स की, जीएस की और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि एक दूसरे में मिली हुई है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ कंपार्टमेंटलाइज उस सेंस में कि यार ये मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, ये मेरी मेंस की। इनफैक्ट अगर आप जीएस 1, 2, 3 इनकी प्रिपरेशन बहुत थरोली करते हो, मेंस के से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो जीएस 1, 2, 3 से, और आप अपने करंट अफेयर्स बहुत अपडेट करके रखते हो, एंड आप रेगुलरली ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनकी कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा साथ साथ में खुद ब खुद हो जाती है वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस 1, 2 एंड 3 वेरी थरोली, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। नाउ इसका जो थर्ड पोर्शन है जीएस 3 का, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया को जैसे नक्सलिज्म से क्या चैलेंजेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इशू है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो इंडिया में हो रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है नेगेटिव कॉनोटेशन में, कि इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के ऊपर जो है आपको इसमें जीएस 3 में आएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेपर जीएस 4, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पेपर जो है ये बात करता है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की। यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो तो यही मिलेंगे सबसे पहले कि एथिक्स होता क्या है। एथिक्स क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो कि इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो हम मॉरली, जो हम बात नहीं करते हैं नॉर्मली, कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से सिखाते हैं कि बेटा किसी और के पैसे जो हैं वो उनके हैं, कभी किसी के पैसों के ऊपर नज़र नहीं रखनी चाहिए। हालांकि मतलब ये पेपर में नहीं आएगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मॉरल्स अलग हैं और सोसाइटल एथिक्स अलग हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एंड हाउ इज एप्टीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम एटीट्यूड, इस तरह की चीज़ें। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि अ पर्सन में भी हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो अदरवाइज एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट हो पर उसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस ना हो। उनको हो सकता है कि कुछ लोग हों रिस्पेक्टफुल, बड़े लोग हों उम्र में भी और वैसे भी, उनसे बात करने की तमीज़ ना हो। लोकल कस्टम्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं उसको, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट ना हो। सब लोगों को, डिफरेंट फेथ के लोग या डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को साथ में जोड़कर काम कैसे करवाना है। हो सकता है कि उसको वो ना आता हो पर हाँ एकेडमिकली पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हो। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बहुत आती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर कोई पर्सन मान लो एकदम से रोने ही लग जाता है या फिर बिल्कुल स्टोन ही है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप बोलोगे कि ना इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, कि ये तो है बहुत इमोशनल है या फिर इमोशनलेस है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं। फिर उसके बाद में आपकी कोई इंस्पिरेशन, बड़े बड़े जो हम जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हुए हैं हमारी कंट्री में, या हमारे जो इवन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, फ्रॉम नेहरू जी टू गांधी जी टू भगत सिंह जी टू चंद्रशेखर आज़ाद जी टू सुभाष चंद्र बोस जी एंड सो ऑन, उस तरह से। एंड सिमिलरली जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं इंडिया में, फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद टू टैगोर, फ्रॉम गांधी टू चाणक्य, कितना कुछ है इंडिया में। आप कहाँ कहाँ से इंस्पायर्ड हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये यहाँ पर आता है। और इस पेपर में आती हैं आपको बच्चे केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में वही स्टैंडर्ड जो आपको बचपन से आपको पता है, या ये वो चीज़ है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बिकॉज दिस इज़ वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि अगर आप किसी एरिया में एसएसपी पोस्टेड हो और यहाँ पर एबीसी सिचुएशन हो जाती है, तो हाउ विल यू टैकल दिस एंड व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू टेक। इनफैक्ट आज मैं आपसे अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपसे एक चीज़ शेयर ही कर लेता हूँ। अभी रिसेंटली 2 weeks अगो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो हैं वो IAS का इंटरव्यू देकर आए हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो डॉक्टर हैं यहीं पर चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल है सेक्टर 32 में, तो यहाँ पर वो डॉक्टर हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर साहब, अगर आप हिमाचल के किसी गांव में बैठे हो और आप 3 में से एक ही चीज़ बना सकते हो, या आप स्कूल बना सकते हो,
या फिर आप हॉस्पिटल बना सकते हो, या फिर आप रोड बना सकते हो। आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स यू हैव लिमिटेड फंड्स एंड यू हैव ऑप्शन दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट ओनली वन। यू कैन आइदर कंस्ट्रक्ट अ रोड और अ स्कूल और यू कैन कंस्ट्रक्ट अ हॉस्पिटल। तो व्हाट विल यू क्रिएट? तो आप क्या बनाओगे? वो जो अपना आंसर दे के आए वो उनका आंसर था। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप भी सोच सकते हो कि आप क्या बनाओगे एंड व्हाई। तो वो जो है उस तरह की चीज़ें GS 4 में पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको GS 1 2 3 4 की क्लैरिटी हुई। इसके बाद में हमारे पास अब ये देखो मेंस में आपको GS 1 2 3 4 इसकी क्लैरिटी हो गई है। फिर इसके बाद हमारे पास मेंस में आता है एसे। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्या है, आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना होगा। लेट्स से मैंने आपको 5 ऑप्शंस दे दी, उसमें से आपको चूज करना है कि इन 5 में से मैं किस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना चाहता हूं। वो जो है उस टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। पिछले कुछ सालों से एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यूपीएससी में। वो क्या है कि वो आपसे बहुत फिलोसॉफिकल एसेस पूछे जा रहे हैं। जैसे वो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, मान लो आपसे पूछ लिया। या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया कि व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू, ये तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू। या आपको स्टेटमेंट दे दी कि हैप्पीनेस इज बेस्ट व्हेन शेयर्ड। इस बार ऐसे का टॉपिक था, आई थिंक 1 year और couple of years ago there was this topic कि a ship is safe on a dockyard but that's not where it's meant to be। कोई जहाज जो है वो अगर साइड पे लगा हुआ है समुद्र में, वो तैर नहीं रहा है और वो जो जहाज है वो लहरों से टकरा नहीं रहा है, तो वो सेफ है, वो आराम से साइड पे है, बट इसलिए थोड़ी जहाज बनाया था। तो इस तरह से ये कहने का मतलब ये है कि एक फिलोसॉफिकल ऐसे है कि जिंदगी में चुनौतियों से लड़ना इज बेटर कंपेयर टू सरेंडर करके और साइड पे सेफली रहना। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें से अपने को अच्छा से ऐसे लिख के आना है, जिसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, बिकॉज लाइक मेंस इज समथिंग जो हमारा काफ़ी बड़ा फोटे है। एस्से के ऊपर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एनीवेज, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, एस्से इज समथिंग दैट यू मस्ट राइट इन एवरी 10 to 15 days। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना पहला एस्से एग्जाम में ही जाकर लिखते हैं। ये सुसाइडल है। हो सकता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, हो सकता है आपके एस्से में कम मार्क्स हों पर आपके ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं और आपको फिर इंटरव्यू कॉल आ जाए और आप IAS भी बन जाओ, बट दैट इज नॉट अ वेरी सेन वे ऑफ गोइंग अबाउट दिस एग्जाम। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आपको हर 10-15 दिन में एक एस्से लिखना चाहिए। जब आपका प्रिपरेशन साइकिल है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए और जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपके एग्जाम में भी उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो कम्युनिकेट होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। नेक्स्ट फिर हमने देखा था इसमें आपको, मैंने इधर ही अगर मैं एक बार के लिए वापस जाऊं तो मैंने आपको ये दिखाया, ये कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। अब इनके मार्क्स आपके मेरिट में तो काउंट नहीं होंगे, ये हम ऑलरेडी भी हमने बहुत बार बात की हुई है कि मार्क्स तो सिर्फ इधर के ही काउंट होंगे। लेकिन ये पेपर जो है ये भी आपको क्लियर बहुत ज़रूर करना है। वन ऑफ आवर ओल्ड फ्रेंड्स, ही इज इन द IRS नाउ। अर्लियर उनके साथ में क्या हुआ कि ही स्ट्रगल्ड विद कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, उनका वो एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहा था। अब क्योंकि ये एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, इस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको ये भी नहीं पता लग रहा कि उनके GS के पेपर्स कैसे जा रहे हैं, बिकॉज क्वालिफाई नहीं हुआ तो मार्क्स ही नहीं पता लग रहे हैं। इवेंचुअली ही चेंज दैट कंपलसरी लैंग्वेज, जो पहले जिस लैंग्वेज से दे रहे थे उन्होंने वो चेंज की, दूसरी लैंग्वेज जो है वो चूज की, बहुत अच्छा उनका रैंक आया, राइट नाउ सर्विंग एज इनकम टैक्स कमिश्नर। नाउ पॉइंट मेरा क्या है कि लैंग्वेज को भी हमें अच्छे से तैयार करना है। हालांकि अगर आप वेल इन टाइम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो इंग्लिश तो वैसे ही इज लाइक नॉर्मली टेकन केयर ऑफ, बिकॉज जब आप नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट डेली हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, स्टूडेंट रेगुलरली आंसर्स लिख रहे हैं, स्टूडेंट इतने सारे टेस्ट लिख रहे हैं, इतने सारे एसेज लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव हो ही जाती है, क्योंकि हमें इंग्लिश लिटरेचर तो आएगी नहीं। क्या आएगा, एस्से लिखना है, वो तो आप वैसे भी लिख रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, इंडियन टू द लैंग्वेज दैट यू हैव चूजन। तो उस तरह से बेसिक सा एक पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, बेसिक वोकैब, शॉर्ट एस्से, ये वाली चीज़ें आती हैं जो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो आई होप आपको जो है एग्जाम का थोड़ा सिलेबस समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी पोर्शन थोड़ा सा नहीं भी समझ आया तो आप वीडियो को पीछे ले जाएं, दोबारा समझें, बिकॉज प्रिपरेशन करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपको पैटर्न की क्लैरिटी हो,
आपको सिलेबस की क्लैरिटी हो, और वो जो सिलेबस है या वो जो कोई कुछ भी आप पढ़ो, अब जब से आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, जिस दिन तक आप IAS नहीं बन जाते, कुछ भी आप पढ़ो, आपको कम से कम ये तो पता हो कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे प्रीलिम्स में काम आएगा या मेंस में काम आएगा। प्रीलिम्स में अगर काम आएगा तो CSET में काम आएगा या GS में काम आएगा। मेंस में मुझे GS 1, 2, 3, 4 ऐसे कहाँ पर काम आएगा। जब आपको ये चीज़ पता होगी तो आप उतना ही अच्छा, बेटर, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव पढ़ पाओगे। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इस वीडियो के साथ में हम आपको, अगर इफ़ वी अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, तो हम आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक PDF अटैच करेंगे। और अगर ये वीडियो हमारी ऐप पर आप देख रहे हो या अगर आप हमारी वेबसाइट पर देख रहे हो, फिर तो ऑफ कोर्स डाउनलोड रिसोर्सेज में आपको नीचे इसके वो मिल ही जाएंगे, एक PDF मिल जाएगी। GS 1, 2, 3, 4 और प्रीलिम्स का जो है हम आपको PDF भी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इस PDF का प्रिंट आउट निकलवाएं और अपने रूम में इसको चिपका लें। जब भी आप पढ़ेंगे और आप रेगुलरली उसको देखते जाएंगे तो आपको ना एग्जाम की बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी, क्योंकि इतना सारा सिलेबस आपको एक बार मेरी बात सुन के तो याद नहीं होगा। शुरू के मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पर मुझे काम आएगा, और आप क्रॉस भी कर पाओगे कि यार ये वाला मेरा टॉपिक चलो हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया। तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई अच्छी सी बुक से कहीं से भी प्रोबिटी इन गवर्नेंस पढ़ा, या आपने मेरा ही लेक्चर देखा, प्रोबिटी इन गवर्नेंस हो गया, हमने उसके कॉन्सेप्ट्स कर लिए, फिलोसॉफिकल डिटेल्स कर ली, ऐसे पढ़ लिया। जब आपकी खुद की जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पे वॉल है या आपकी कोई बुक है, वहाँ पर जब आप ऐसे क्रॉस करते रहते हो ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ लिया, मेरे पास नोट्स भी हैं, मैंने इसके MCQs भी कर लिए, मैंने इसके मेंस के आंसर भी लिख लिए, कोड ऑफ एथिक्स मैंने पढ़ लिया, सिटीजन चार्टर मैंने पढ़ लिया। इस तरह से जब आप करोगे तो आप ना धीरे धीरे ग्रो करोगे कॉन्फिडेंस वाइज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, आप इसको प्रिंट कीजिए, उसको प्रिंट करके अपने स्टडी रूम में लगाइए और डेली थोड़ा सिलेबस कवर करते जाइए। एंड इफ वी कैन हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन इन एनी वे, डोंट हेजिटेट टू गेट इन टच विद अस. We pray that you achieve your dream of getting into the civil services and serve the nation. All the best, guys. Jai Hind.